सो हेलो एवरीवन। सो एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए बिफोर यू प्रैक्टिकली स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है दैट हाउ टू गेट 70 एंड अबव इन ऑडिट एंड एश्योरेंस और हाउ टू टारगेट 70 एंड अबव इन ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो जी हाँ, आपने सही सुना है। ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर 70 मार्क्स आ सकते हैं, 80 मार्क्स भी आ सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट आपकी जो सोच है, आपका जो परसेप्शन है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, आप उसे चेंज कर लें, आपको सब्जेक्ट पढ़ने का सही तरीका पता हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारा मंत्रास डिस्कस कर रखा है कि आपको कौन से फ्लो में अपने पढ़ाई को आगे लेके जाना चाहिए और किस तरीके से 70 एंड अबव सिक्योर करना चाहिए। टेक्निकली ये मेरे क्लास का पहला वीडियो है, मेरा जो ऑडिट फुल कोर्स है, राइट। तो टेक्निकली ये मेरे क्लास का पहला वीडियो है, तो मैंने एड्रेस कर रखा है एज इफ ऑल ऑफ यू आर माई स्टूडेंट्स एंड यू हैव टेकन माई क्लासेस। बट लेट मी क्लैरिफाई, अगर आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप किसी और से क्लासेस ले चुके हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही रेलिवेंट है और ये वीडियो आपको एक डायरेक्शन देगा दैट हाउ कैन यू टारगेट 70 और अबव इन द सब्जेक्ट। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, सुकून से देखें, एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको लगता है कि इंटर के बच्चों के लिए ये जो वीडियोस हैं ये रेगुलर बेसिस में आती रहनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। और साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, मेरा इंस्टा का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो डू stay connected with me in my Instagram channel and in my Telegram channel, where I'm going to provide you a lot of updates and a lot of more videos are going to come in this YouTube channel as well, right? So now you can continue watching this video and hopefully you are going to enjoy it. So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So again, welcome to the first class of audit and assurance, right? तो ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर जो मिशन 70 की बातचीत हमने करी है कि ऑडिट एंड एश्योरेंस हम जब पढ़ने वाले हैं तो मिशन 70 के साथ पढ़ने वाले हैं। तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन की गई है कि अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, ऑडिट एंड एश्योरेंस में 70 मार्क्स दूर नहीं है। ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर 70 मार्क्स आ सकते हैं, इनफैक्ट 70 नहीं 80 प्लस भी आ सकते हैं, राइट। तो यू कैन गेट 80 प्लस एज वेल। इनफैक्ट पास्ट में आए हैं स्टूडेंट्स के 80 प्लस मार्क्स भी आए हैं। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स के 70 प्लस मार्क्स आए हैं। सीए फाइनल के अंदर 70 प्लस मार्क्स आए हैं, तो ये तो सीए इंटर है, राइट। तो अगर जो गाइडलाइंस मैं आपको देने वाला हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपने डेडिकेशन के साथ वो सारी चीज़ें फॉलो कर ली, अगर आपने ये क्लासेस डेडिकेशन के साथ देख लिया और जो फंडामेंटल्स आपको बताने वाला हूँ, जो स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उसे अच्छे से फॉलो कर लिया, बिलीव मी वो दिन दूर नहीं है कि ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर आप 70 मार्क्स लेके पास हो गए। आपके मार्कशीट के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर दे रहा होगा, और सबसे ज़्यादा नहीं भी तो at least you are going to see a very respectable marks for audit and assurance on your mark sheet, and that is actually going to contribute in your journey of clearing the CA inter exams, right? तो सबसे पहली चीज बिफोर स्टार्टिंग विद द क्लासेस, आप लोगों ने सुन रखा होगा, अपने दोस्तों से सुन रखा होगा, अपने रिलेटिव से सुन रखा होगा, राइट, अपने कलीग से सुन रखा होगा कि यार ऑडिट में ना नंबर नहीं मिलता। ऑडिट में तो 40 नंबर आ जाए, बाकी प्रैक्टिकल्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले आना और एग्जाम क्लियर कर लेना, ऑडिट में तो 40 आ जाए तो बस बहुत है। बहुत सुन रखा होगा आपने, है ना, कि अगर ऑडिट में 40 नंबर आ गए तो मतलब प्रभु को धन्यवाद करो, बी थैंकफुल टू द गॉड, एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के अंदर विल गेट मोर मार्क्स। तो वो जो भी चीजें आपने सुन रखी है ना कि 40 मार्क आ जाएगा तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, वो सारी चीज अपने दिमाग से निकाल दो, राइट, सारी चीज अपने दिमाग से निकाल दो। आज से अगर आप मेरे साथ जुड़े हो इस मिशन के अंदर, अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं ऑडिट के अंदर 70 मार्क्स लाने वाला हूं। अरे भैया, अगर हम 70 का टारगेट करेंगे तभी तो 60 लाएंगे, और 60 तो लाना ही है। अगर क्लासेस लिए तो यार 60 तो लाना ही है, ये तो मेरा मिनिमम टारगेट है, 60 तो लाना ही है। बाकी जो होगा भगवान के ऊपर है, हमारी डेस्टिनी के ऊपर है, बट हम अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे कि हमें 60 तो लाना ही है। 70 का टारगेट रखना है, और बिलीव मी 70 का टारगेट रखने के बाद ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टारगेट रख रहे हो, रियलिटी के अंदर भी आपको ये मार्क्स अपने मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। आपको मार्कशीट में 70, 72, 75 इस तरीके के मार्क्स दिख सकते हैं, 80 प्लस मार्क्स भी दिख सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ चीजें फॉलो करते हो।
और 60 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए। तो सबसे पहले मुझे आपका वादा चाहिए, सबसे पहले मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए कि आप इस जर्नी में मेरे साथ हो। मैं 200% देने वाला हूं आपके लिए, मुझे आपसे भी 200% चाहिए। आई एम गोइंग टू गिव 200% फ्रॉम माई साइड इन द क्लासेस, आफ्टर द क्लासेस, till the time you actually go and sit in the exam hall and give your papers। लेकिन मुझे आपसे भी 200% चाहिए। अगर आप ये वादा करते हो, राइट, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, प्रभु का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस जर्नी के अंदर विथ ए वेरी पॉजिटिव माइंडसेट दैट अब ऑडिट एंड एश्योरेंस हमारे लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स। अब देखना इस क्लास के अंदर हम किन किन चीजों की बातें करेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लास, द बेसिक क्लास। एक तो हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस का डिवीजन किस तरीके से है, उसके अलावा एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहेगा, उसके अलावा हमारा जो क्लास का अप्रोच होगा, क्लास का पढ़ने का अप्रोच होगा, वो किस तरीके से रहेगा, हम किस तरीके से मिशन 70 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से 10 से 12 बार सिलेबस को रिवाइज करने वाले हैं, राइट। एंड आपके लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगी टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द क्लासेस। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपने अच्छे से फॉलो करनी। अब देखना, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें कि हमारा जो ऑडिट का सिलेबस है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, हाउ द सिलेबस ऑफ ऑडिट इज स्ट्रक्चर्ड, राइट। तो वी हैव कंपनी ऑडिट, वी हैव कंपनी अकाउंट्स, वी हैव कारो, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। सो ये हमारा एक डिवीजन हो गया, कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स, कारो। बिकॉज नॉर्मली हम किस एंगल से बात करने वाले हैं कि जब मैं कंपनी का ऑडिट करने जाऊंगा तो इन दैट वेरियस सिनेरियो मेरे क्या क्या राइट्स होंगे, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मेरे क्या क्या पावर्स होंगे, मेरे क्या क्या ड्यूटीज होंगी, मैं क्या क्या चीजें रिपोर्ट करूंगा। तो नॉर्मली कंपनी के कंटेक्स्ट में बात होने वाली है, राइट। तो कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स एंड कारो, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, एक ये डिवीजन हो गया। आप मान सकते हो कि इस 3 चैप्टर में से मिलाकर आपको 20 मार्क्स आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। Another important division is standards of auditing। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जिससे जनरली स्टूडेंट्स को डर लगता है बट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अगेन आपको एग्जाम के अंदर मिनिमम 30 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा कि एटलीस्ट 30 मार्क्स आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग से पेपर में दिख रहा है। ये जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 30 मार्क्स के दिख जाए, राइट। स्टैंडर्ड्स का जो इंप्लीकेशन है वो पूरे पेपर में होता है, एज ए होल होता है, तो उसका इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन भी आपको दिखाई देगा। मतलब जो जनरल क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा उसमें भी स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन है। अगर आपने स्टैंडर्ड्स अच्छे से कर लिया मतलब आप समझ लो कि आपने पूरा ऑडिट अच्छे से कर लिया, राइट। स्टैंडर्ड्स करते ही आप ये समझ लीजिए कि आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है और बाकी जितने चैप्टर्स हैं ना, जितने चैप्टर्स हैं, कहने को 14-15 चैप्टर्स हैं, बिलीव मी वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बन जाते हैं, बहुत ज्यादा इजी बन जाते हैं वंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इज डन। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर भी हमने बहुत ज्यादा मेहनत करा है और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स आ गए। जब मैं बाकी सारे चैप्टर्स की बात करता हूं तो उसके अंदर बेसिक चैप्टर्स आते हैं, राइट, जहां पे ऑडिट का एकदम बेसिक्स पढ़ाया गया है बिकॉज ऑडिट आप पहली बार पढ़ रहे हो इंटर के अंदर। फिर सीए फाइनल में जब आप जाओगे तो एडवांस्ड बातें पढ़ोगे। तो कुछ बेसिक चैप्टर्स है जहां पे आप बेसिक्स डिस्कस करने वाले हो एंड फिर उसके बाद कुछ एडवांस चैप्टर्स भी मिलेंगे आपको। यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी सम एडवांस्ड चैप्टर्स जहां पे एडवांस्ड इंप्लीकेशन दिखाई देगा, कंपनीज एक्ट के साथ हम चीजें को रिलेट कर रहे होंगे, तो वो सारा कुछ भी आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज हाउ द सिलेबस स्ट्रक्चर इज। कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स, कारो, दिस इज वन डिविजन। दिस इज द फर्स्ट डिविजन दैट वी आर गोइंग टू डू, right, that is easy, that is simple, that is crisp and that is going to give you straight forward 20 marks। उसके बाद जो सेकंड डिवीजन हम लोग काम करेंगे जिसपे वो होगा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के लिए नॉर्मली एक फियर फोबिया बैठा होता है बच्चों के मन में कि यार स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग नहीं करना, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग छोड़ के चले जाएंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग मैनेज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग से हमें डर लगता है बिकॉज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का बुक का साइज भी देखोगे ना तो यार बहुत वॉल्यूमिनस है और चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स वे में प्रेजेंट की गई हैं। बट एज अ टीचर हमारा काम है कि हम आपको उसको कंडेंस्ड वे में, सिंप्लीफाइड वे में और प्रेजेंटेबल वे में डिलीवर करें। तो अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है मैंने आपको बहुत ही कंसाइज वे में, कंडेंस्ड वे में, प्रेजेंटेबल वे में डिलीवर किया है और बिलीव मी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का जो फियर फोबिया है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दैट इज माई गारंटी टू यू। उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे हम लोग काम करेंगे। अब देखना यहाँ पे ना मेरा जो ऑडिट का सीक्वेंस है वो थोड़ा सा अलग रहेगा पढ़ाने का। नॉर्मली क्लासेस के अंदर आप देखोगे कि बेसिक चैप्टर्स से स्टार्ट किया जाता है। बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करने के बाद कंपनी ऑडिट होता है, कंपनी अकाउंट्स होता है, स्टैंडर्ड्स होता है,
फिर एडवांस चैप्टर्स होते हैं। बट इन माई क्लासेस माई फ्लो इज डिफरेंट। मेरे क्लासेस के अंदर जो फ्लो होगा वो ये होगा, पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बट आई विल नॉट बी डूइंग ऑल द बेसिक चैप्टर्स। आई विल बी जस्ट टीचिंग यू विद द बेसिक टर्म्स, सो दैट आगे की क्लासेस में जब हम मूव करें आपको तकलीफ ना आए। मैं स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगा आपको और फिर आगे ले जाऊंगा, और साथ ही साथ आपको ऑडिट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि रियल लाइफ के अंदर ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज अगर आप ये नहीं समझोगे कि ऑडिट का रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो ऑडिट का इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग इन रियल लाइफ फॉर यू। और ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस बताने के बाद, कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने के बाद, जिसका जो रेलेवेंस है पूरा ऑडिट में देखने को मिलेगा, उसके बाद हम आगे चल जाएंगे कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स, कारो। हम ये 3 टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर। अब मैं आपको पहले वो बेसिक चैप्टर्स में नहीं ले जाऊंगा, पहले वो मैं इजी चैप्टर्स में ले जाऊंगा, पहले आपको मैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में ले जाऊंगा, राइट। पहले विल डाइव टू द ओशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। एक बार स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गया, एक बार स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गया, फिर आप समझ लो पूरा ऑडिट आपके चुटकियों में है। फिर जितने भी बाकी चैप्टर्स दिखाई देंगे ना, आपको लगेगा यार दिस इज अ केक वॉक, कुछ है ही नहीं इसमें पढ़ने को, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर पहले बेसिक चैप्टर्स पढ़ते हो तो आप ये कनेक्ट नहीं कर पाते हो कि इसके अंदर स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन क्या है, और बेसिक चैप्टर्स को एक लेमन स्ट्रक्चर की तरह पढ़ते हो, ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड्स में जाते हो। बट मैं आपको पहले स्टैंडर्ड्स पढ़ा दूंगा। स्टैंडर्ड्स के अंदर सारी बेसिक बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बिल्कुल भगवत गीता की तरह है। जिस तरीके से भगवत गीता के अंदर इंसान के लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया रहता है ना, उसी तरीके से एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो अलग अलग डिलेमास के अंदर उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन सकती है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हर चीज का सॉल्यूशन देता है। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बिल्कुल एक भगवत गीता की तरह है हमारे लिए। पहले हम उसे करेंगे, और फिर जब बाकी चैप्टर्स हम करेंगे ना, जो लेमन चैप्टर्स है, आपको बहुत मजा आने लगेगा। आपको लगेगा अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये जो बेसिक सा चैप्टर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन है, यहाँ भी स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन है, यहाँ भी स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन है, एंड दिस इज वेयर द स्टूडेंट फेल्स इन सीए इंटर। वो रियलाइज ही नहीं करता, वो स्टैंडर्ड तो छोड़ के चला जाता है, तो स्टैंडर्ड्स के मार्क्स तो उसके वैसे ही चले गए, और जो बाकी चैप्टर्स हैं उसके अंदर स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन आ रहा है वो रियलाइज ही नहीं करता है। उसको लगता है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जबकि वहां स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन होता है। और अगर स्टैंडर्ड का इंप्लीकेशन आप समझ जाओगे ना, तो इंटर के अंदर 70-80 मार्क्स लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है ऑडिट के अंदर। सो दैट इज द क्रोनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है। अब उसके बाद देखना कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से रह सकता है। एग्जाम पैटर्न के लिए एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते, बट एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रह सकता है, ये जो एग्जाम पैटर्न की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, दिस इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर। कि इंस्टीट्यूट ने जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करा है, उसके बेसिस में आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, उसकी हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए, मई 21 एग्जाम्स के लिए, राइट, नवंबर 21 एग्जाम्स के लिए आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहना चाहिए। सो नाउ बाय सीइंग द मॉक टेस्ट पेपर, जो अपने को समझ आ रहा है कि जो आने वाले पेपर्स होंगे ना आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पे 30 मार्क्स का तो इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 30 मार्क्स का। 14 मार्क्स का वो आपसे पूछेगा करेक्ट इनकरेक्ट, और 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। डिस्क्रिप्टिव के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव के अंदर थोड़े बहुत केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। सीए फाइनल के अंदर ये जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है ये कंप्लीटली केस स्टडी बेस्ड होता है, बट सीए इंटर के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेगा और थोड़ा बहुत केस स्टडी के हिसाब से भी मिलेगा, दोनों ही तरीके से मिलने वाला है। तो अब देखना ये जो 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसके अंदर भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा इंटीग्रेटेड केसेस। इंटीग्रेटेड केसेस मतलब क्या होता है, अब इंटर के अंदर भी इंटीग्रेटेड केसेस इंट्रोड्यूस कर रहा है इंस्टीट्यूट, इंटर के अंदर भी, मतलब वो जो अंडरस्टैंडिंग सीए फाइनल में एक्सपेक्टेड होता है ना, वो अब इंटर में चाहिएगा, राइट। तो इंटीग्रेटेड केसेस में क्या होता है कि उसने आपको एक कहानी बता दी, एक कहानी बता दी लंबी चौड़ी। एक ऑडिटर है, उसने ऑडिट एक्सेप्ट करा, फिर उसने ये करा, फिर उसने वो करा, फिर उसने वो करा, और वो जो इंटीग्रेटेड केस है ना, उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स के इंप्लीकेशन आएगा। कंपनी ऑडिट का भी इंप्लीकेशन आ रहा होगा, उसमें कारों के भी इंप्लीकेशंस आ रहे होंगे, उसमें कंपनी अकाउंट्स के भी इंप्लीकेशन आ रहे होंगे, उसमें स्टैंडर्ड्स के भी इंप्लीकेशन आ रहे होंगे। तो एक केस दे दिया लंबा चौड़ा, और उस केस के बेसिस में उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन पूछा, कारों का क्वेश्चन पूछा, स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन पूछा, उसी केस के बेसिस में पूछा, तो बहुत मजा आता है इसको करने में। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड साथ ही साथ आपकी इंटरलिंकिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सीए इंटर के अंदर जनरली बच्चा ऑडिट में कहां मार खाता है, एक तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता बिगनिंग से, और दूसरी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि उसका जो इंटरलिंकिंग स्किल है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, उसने इंटरलिंकिंग स्किल्स में इतना काम नहीं कर रखा होता, बच्चे ने स्टैंडर्ड्स में कभी इतना काम नहीं कर रखा होता।
और अगर स्टैंडर्ड्स आपका अच्छा नहीं है तो आपका इंटरलिंकिंग स्किल भी अच्छा नहीं हो सकता। कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंपनी ऑडिट भी लग सकता है, स्टैंडर्ड्स भी लग सकते हैं, हर कुछ एक साथ लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटर ऑडिट के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं अभी, ट्रू एंड फेयर क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। बट अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट पूछेगा तो आप यही बोलने वाले हो, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब मोटा मोटी रूप में कहूं अगर मैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है वो सही है कि नहीं है, whether that is showing the true and correct picture, वो सही है कि नहीं है, रीजनेबली दिखाया गया है कि नहीं, मैनेजमेंट कहीं गलत तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज तो नहीं कर रहा। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपको पता है सिंपल फ्रेज के पीछे कितना कुछ इन्वॉल्व है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इंटरलिंकिंग स्किल्स को अप्लाई करने की जरूरत है। आप जब कंपनी ऑडिट पढ़ते हो तो वहां सेक्शन 143 के अंदर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 143 सबसेक्शन 2 के अंदर। आप जब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ोगे ना तो वहां ऐसे 200 के अंदर सेम बात बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। और जब आप कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहां बोला हुआ है सेक्शन 129 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू एंड फेयर। यानी एक छोटी सी चीज है लेकिन उसका इंप्लीकेशन कितना सारा है, ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे सी एंटर के अंदर। यहाँ हम लोग मार्क्स हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, मार खा रहे हैं यहाँ पे। जबकि आप अगर पेपर्स का लेवल देखोगे तो सी एंटर का पेपर्स का लेवल काफी अच्छा है और ये सारे इंटरलिंकिंग स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, बट हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंटरलिंकिंग पे काम करने वाले हैं। 10 मार्क्स का आने वाला है सिंपल एमसीक्यूज, जहां पे आपसे सिंपल एमसीक्यूज पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ABCD। बट ये वो सीपीटी वाला फाउंडेशन वाला ABCD नहीं है कि आपने ऑप्शन टिक कर दिया, जयराम जी के टॉस किया टिक कर दिया, ऑल द अबव है तो करेक्ट टिक कर दिया और आंसर करेक्ट हो गए। यहाँ आपको क्या चाहिएगा, एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिएगी, यहाँ भी इंटरलिंकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि उतना ज्यादा इंटरलिंकिंग स्किल नहीं चाहिएगा जितना इंटीग्रेटेड केसेस में चाहिएगा। उसके बाद आता है 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट। तो 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट आता है तो वहां भी क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट प्लस इंटरलिंकिंग। बिकॉज यहां पे आपको सिर्फ कंक्लूजन नहीं देना, यहां पे आपको प्रॉपर रीजनिंग देना होता है। अगर करेक्ट है तो करेक्ट क्यों है, अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट क्यों है, और करेक्ट आंसर क्या है, प्रॉपर रीजनिंग देना होता है प्रॉपर सोर्स के साथ। इनकरेक्ट इनकरेक्ट के अंदर भी आपको कंपनी ऑडिट, कारो, स्टैंडर्ड्स, जनरल प्रिंसिपल सबके क्वेश्चन मिक्स दिखेंगे, सबके क्वेश्चन मिक्स दिखेंगे। तो यहां भी क्या चाहिए सर, कॉन्सेप्ट चाहिए और इंटरलिंकिंग चाहिए अपने को। तो अब 46 मार्क्स का क्वेश्चन। अब मजे की बात क्या है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं और अगर आपने इंटरलिंकिंग स्किल्स में अच्छा कमांड बना रखा है, तो अब जो नया पैटर्न अपने को दिखने को मिल रहा है उसके अंदर 30 प्लस 14 44 मार्क्स क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, जहां पे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं सर, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो 44 में से, अब देखो मैं आपको मैं आपको फॉल्स एश्योरेंस नहीं दूंगा कि भैया 44 में तुम 44 ले आओगे, ऐसा मैं तुमको फॉल्स एश्योरेंस नहीं दूंगा। बिकॉज सीए का एग्जाम है, सीए का एग्जाम है, लल्लू पंजो कोई एग्जाम नहीं है कि हाँ तुमने 44 में से 44 ले लिया। तुम जितना भी पढ़ के जाओगे द पेपर इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर यू, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 30 और 14 44 मार्क्स में से अगर मैं अच्छे से पढ़ के जाता हूं, अच्छे से तैयारी करके जाता हूं और 35 मार्क्स ले आता हूं, कितना ले आता हूं सर, 35 मार्क्स ले आता हूं, तो अब जो बचा हुआ 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, अब जो बचा हुआ 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, अगर वहां भी मैं 35 मार्क्स ले आता हूं तो मेरे 70 मार्क्स आ गया। अगर इस डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में मेरे 25 नंबर रह गए तो मेरे 60 मार्क्स हो गए और वहां पे मेरे मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। अब एक चीज और बताऊं, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में नॉर्मली बच्चा स्ट्रगल करता है मार्क्स लाने के लिए। बच्चा कंप्लेन करता है कि मुझे 4 नंबर में से 1 नंबर इंस्टीट्यूट ने दे दिया। अब बताता हूं क्यों। 4 नंबर में से 1 नंबर इंस्टीट्यूट ने देके छोड़ दिया, 4 नंबर में से 2 नंबर इंस्टीट्यूट ने देके छोड़ दिया। ये एक जनरल कंप्लेन होता है स्टूडेंट्स का कि ऑडिट में मेरे को 40 नंबर ही आए, इंस्टीट्यूट 4 में से 1 नंबर देता है। बट आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। रीजन उसका ये था कि बच्चे को कॉन्सेप्ट तो आता था, बच्चे ने कॉन्सेप्ट पे तो काम किया था और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में उसको 30 35 40 नंबर मिल गए, लेकिन उसका इंटरलिंकिंग स्किल जो था वो मिसिंग था और उसने प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल काम नहीं किया था। हमारे सीए फ्रेटर्निटी में ना जल्दी से प्रेजेंटेशन पे कोई काम नहीं करता है। सीए फाइनल के अंदर जब मैं घुसा पढ़ाने के लिए तो आई नोटिस कि यार प्रेजेंटेशन पे कोई काम नहीं कर रहा, और मैंने प्रेजेंटेशन का तड़का मार दिया क्लासेस में कि भाई प्रेजेंटेशन में काम करेंगे हम लोग, हमारा जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जब एग्जामिनर आपका आंसर देखेगा तो उसको उसकी दिल से आवाज निकलनी चाहिए, वाह आंसर देख के मजा आ गया।
और जैसे ही वो फैक्टर आप क्रिएट कर देते हो ना आपके आंसर्स में, तो मार्क्स मिलने लग जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिलने लग जाते हैं। चार में एक या दो नहीं, 4 में 3 मिलने लग जाता है, 4 में 4 मिलने लग जाता है। स्टूडेंट्स गेट 4 out of 4 एज वेल, स्टूडेंट्स गेट 5 out of 5 एज वेल वंस यू हैव एम्बेडेड दैट प्रेजेंटेशन पार्ट, कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, राइट आपको प्रेजेंट कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ट्रू एंड फेयर के एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा लिख के आ रहा है, ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरा बच्चा प्रॉपर्ली बता रहा है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के हिसाब से बोला गया है, ऐसे 200 में कहा गया है, सेक्शन 129 में कहा गया है, पूरा प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ बता के आ रहा है। प्लस प्रेजेंटेशन में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आंसर को सजाना कैसे है, आंसर को संवारना कैसे है, इंटरलिंकिंग कैसे अप्लाई करना है। तो अगर वो सब कुछ अप्लाई करके हम लोग आंसर्स लिखते हैं ना, तो वह मार्क्स आना गारंटीड है, कोई रोक ही नहीं सकता है, मार्क्स आना गारंटीड है। तो 56 में से 35 भी आ गया, तो वहां पे हमारे 70 मार्क्स आ गए। 70 मार्क्स आना उतना टफ नहीं है अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें, ठीक है। अब हमारा जो क्लास का स्ट्रक्चर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, हमारा जो क्लास का स्ट्रक्चर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द सीपीआई मॉडल। हम लोग सीपीआई मॉडल पे काम करने वाले हैं। ये मेरा क्रिएटेड मॉडल है। सीपीआई मॉडल क्या हो गया, मतलब सीबीआई मॉडल नहीं, सीपीआई मॉडल। What is the CPI model? CPI मॉडल का मतलब है C for concepts, P for presentation, I for interlinking। साथ में बोलो मेरे, कौन से मॉडल पे काम करने वाले हैं, CPI मॉडल पे काम करने वाले हैं। C for concepts, P for presentation and I for interlinking, ठीक है। तो पहला काम है कॉन्सेप्ट को इनबिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट को फ्रीज करना है दिमाग में, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद प्रेजेंटेशन में काम करना है कि हमारा आंसर प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, और साथ ही साथ इंटरलिंकिंग स्किल्स में काम करना चाहिए कि भाई एग्जामिनर बोले वाह मजा आ गया, अब लग रहा है कि सीए पेपर लिख रहा है। ऐसा लग रहा था लेमन बीकॉम का बच्चा पेपर लिख रहा है, लेकिन एक बार आपने इंटरलिंकिंग प्रेजेंटेशन में काम कर लिया तो एग्जामिनर क्या बोलेगा, वाह अब लग रहा है कि सीए पेपर लिख रहा है। और वही फीलिंग अपने को एग्जामिनर का जगाना है। जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेने से मार्क्स नहीं आएंगे, याद रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेने से मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहां पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोग यूआरआर मॉडल पे काम करने वाले हैं। आपने आईआरआर तो पढ़ा होगा, है ना, आईआरआर पढ़ते हो आप फाइनेंस के अंदर, बट वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन आईआरआर मॉडल, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन यूआरआर मॉडल। कौन सा मॉडल, यूआरआर मॉडल। सीपीआई मॉडल पे काम किया, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग, और कॉन्सेप्ट्स के अंदर यूआरआर मॉडल पे काम किया। यूआरआर मतलब यू से अंडरस्टैंड, पहले समझो, पहले क्या करो, पहले समझो, पहले समझने का, पहले कॉन्सेप्ट को समझने का, लॉजिकली सोचने का। लेकिन सिर्फ समझने से, लॉजिकली सोचने से एग्जामिनर नंबर नहीं देगा भाई। दूसरा काम है रिटेन करने का, याद करने का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आ गया बट मेरे को याद ही नहीं होता है, मेरे को भूलने का बीमारी है। सर ने 2 दिन पहले जो पढ़ाया था मैं 2 दिन बाद भूल जाता हूं, एग्जाम तो 3 महीने बाद है, मेरे को याद ही नहीं होता है, आई एम नॉट एबल टू रिटेन। तो पहला काम है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड कहां करेंगे, क्लासेस के अंदर। दूसरा काम है रिटेन, याद करना है, याद करना है, रिटेन करना है। और तीसरा काम है रिप्रोड्यूस। एग्जाम हॉल के अंदर 3 घंटे में मेरे को रिप्रोड्यूस करके आना है भैया, लिख के आना है, डिलीवर करके आना है। समझ गया, रिटेन कर लिया, एग्जाम हॉल में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो सारी मेहनत बेकार हो गई ना। तो तीनों मॉडल्स पे एक साथ काम करना, 70+ कहीं नहीं गए, मार्क माय वर्ड्स। We are going to work on the URR model. Understand, retain, reproduce. अंडरस्टैंड करेंगे क्लासेस के अंदर। अब क्या करना है, रिटेन करना है। रिटेन कैसे करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज है सर, रिटेन कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको दूंगा बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला आपके सामने कि हमारा जो क्लासेस का मॉडल है वो सीबीआई नहीं सीपीआई मॉडल है। तब जब ये चीज 4-5 बार आप रिपीट कर लोगे ना, आपको याद आएगा अच्छा सीबीआई नहीं सीपीआई मॉडल था, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग। अगर नॉर्मली बताता कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग तो याद नहीं रहता। अच्छा सीबीआई ने सीपीआई मॉडल है, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग। अच्छा आईआरआर नहीं, यूआरआर मॉडल है, अंडरस्टैंड, रिटेन, रिप्रोड्यूस, याद रहेगा। तो उस तरीके से काफी सारा मेमोरी टेक्निक्स यूज करेंगे जगह जगह। कहीं शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, कहीं एब्रिविएशन यूज करेंगे, कहीं स्टोरीज यूज करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको एब्रिविएशंस दे दूंगा पूरे ऑडिट के अंदर, वरना वो एब्रिविएशंस को याद करना तो दूसरा महाभारत का काम हो जाएगा। एब्रिविएशंस वहां दूंगा जहां जरूरत है। साथ में क्या यूज करेंगे, स्टोरीज यूज करेंगे, स्टोरी यूज करके विजुअलाइज करेंगे, मेमोरी टेक्निक्स यूज करेंगे।
ठीक है, रिटेन करने के लिए एक टेक्निक रहेगा। अब रिटेन करने के लिए जरूरी होता है, मैंने आपको कोई भी मेमोरी टेक्निक सिखा दी, मैंने आपको कोई भी स्टोरी बता दिया, जब तक आप रिपीट नहीं करोगे, एक बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता, 2 बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता, 3 बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता, रिपीट करना पड़ता है 10 बार, 12 बार, 13 बार। फॉर एग्जाम्पल आपको घर जाके रिपीट करना पड़ेगा कम से कम 10 बार, 12 बार। अच्छा, सीबीआई ने सीपीआई मॉडल था, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग, फिर खाना खाने बैठे हो फिर रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, सीपीआई मॉडल था, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग, फिर वॉकिंग करने जा रहे हो फिर वापस से माइंड में रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, सीपीआई मॉडल था, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग। तो उस तरीके से रिपीटेशंस करना होता है, बार बार रिपीटेशंस करना होता है। अब यहां पे सीए का बच्चा फंस जाता है, वो कहता है मेरा जो सिलेबस का वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा है कि आपके लिए कहना बहुत आसान है कि रिपीट कर, लेकिन मैं कैसे रिपीट करूं? मुझे सिर्फ ऑडिट ही थोड़ी ना पढ़ना है, मेरे पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने को, मैं कैसे बार बार रिपीट करूं? तो आप बार बार रिपीट कर सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अदर सब्जेक्ट्स, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैंने आपको दिया है कंसाइज नोट्स, यूजर फ्रेंडली नोट्स, 350-60 पेज के अंदर पूरा ऑडिट खत्म। उसके बाद मैंने आपको दिया है वॉइस क्लिप्स, रिविजनरी वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड करूंगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। अब ये जो रिविजनरी वॉइस क्लिप्स है ये इतनी गजब की टेक्निक है कि तुमको मजा आ जाएगा, तुमने लाइफ टाइम में ऐसे टेक्निक एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। 3.5 years back, I was the only one who introduced the voice clips technique in the teaching industry. उससे पहले voice clip technique कोई यूज नहीं करता था जितना मुझे नॉलेज है। And this voice clip technique was something that brought a revolution in the field of audit and law in CA finals. तो वॉइस क्लिप से क्या होगा? फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ लिया, क्लासेस के अंदर 25 घंटे लगाए, ठीक है, आपको खुद को पढ़ने में 25 घंटा लगता है, लेकिन बार बार 25-30 घंटे लगाकर तुम स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ सकते हो, और नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम है, भूल जाओगे। तो क्लास किया वो भी बेकार, तुम्हारा रिवीजन था वो भी बेकार अगर तुमने उसको रिपीट नहीं किया, और रिपीट करने का बाबा टाइम नहीं है। अब सोचो वही 25 घंटा को ना मैंने वॉइस क्लिप के माध्यम से 1-1.5 घंटे में समराइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत कुछ पढ़ा था, ऐसे 200 में ये होता है, 210 में ये होता है, 220 में ये होता है। अब क्लासेस में सब कुछ पढ़ रखे हो बट रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन सोचो मैंने 1 घंटे में ना वॉइस क्लिप में सब डाल दिया। अब आप ऑलरेडी सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके हो, मान लो आपने 1 हफ्ते लगा के रिवाइज किया है, अगर आप डेली वॉइस क्लिप यूज करते रहो तो डेली आप मेरी आवाज सुनोगे। बेटा 200 के अंदर ऑब्जेक्टिव ये था, 200 की रिक्वायरमेंट्स ये थी, लिमिटेशंस ये था, बेटा 210 के अंदर ये था, बेटा 220 के अंदर ये था। तो डेली बेसिस में आप सुन रहे हो। अब वो वॉइस क्लिप सिर्फ 1-1.5 घंटे का है, सुबह शाम आते जाते दिन रात को नींद नहीं आ रही, एनी टाइम यूज द वॉइस क्लिप। पूरा का पूरा ऑडिट एंड एश्योरेंस आप सिर्फ 6 घंटे के अंदर रिवाइज कर लोगे यूजिंग द वॉइस क्लिप्स। तो सोच के देखो यार, सोच के देखो, एक बंदा सिलेबस पढ़ने के बाद, आपका जो फ्रेंड है वो पूरे ऑडिट को रिवाइज करने में 60 घंटा लगा रहा है, और 60 घंटे के बाद तुम उसको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना, लिख के देता हूं, याद नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, तुम कुछ मत करो, वॉइस क्लिप यूज करना स्टार्ट करो, डेली सुनना स्टार्ट करो, 3 महीने में 10 बार सुन लोगे, और उसके बाद अपने दोस्त से पूछना टू आस्क यू द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तुम पूरा बता दोगे ऐसा था। पता है क्यों? तुम वॉइस क्लिप सुन रहे थे रेगुलर बेसिस में। और अब 2 महीने के बाद भी अगर तुम वापस बुक्स पढ़ने आओगे ना, तुमको लगेगा मैंने कल ही सब कुछ पढ़ के रखा है, बिकॉज वॉइस क्लिप तो तुम डेली सुन रहे थे, और वो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो विजुअलाइजेशन है वो तुम्हारा मन में बस चुका है। और वॉइस क्लिप्स के अलावा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा रिवीजन वीडियोस, आपको मैं और भी सारी टेक्निक्स दूंगा, बहुत सारी टेक्निक्स दूंगा, अमेजिंग टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को याद कर सकते हो। तो हम इंश्योर करके रहेंगे रिपीटेशन, हम इंश्योर करके रहेंगे रिटेंशन, और तीसरा होगा रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस कैसे करना है एग्जामिनर के सामने? रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिपीटेशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एग्जाम के अंदर वो आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पूछने वाला, वो एक क्वेश्चन बनाकर आपसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो टेस्ट करने वाला है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस, और क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर आपको लिखना है, इट्स ए राइटिंग एग्जाम, वहां पे आपका स्पीड चेक होने वाला है, वहां पे आपका राइटिंग एफिशिएंसी चेक होने वाला है, वहां पे आपका प्रेजेंटेशन चेक होने वाला है, इसलिए आपको करनी होगी बहुत सारी रिटन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अगर आपने रेगुलर क्लासेस लिया है तो मैं आपको साथ साथ ही करा दूंगा, और अगर आप फास्टर क्लासेस लेते हो तो वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करनी होती है। और रिटन प्रैक्टिस कैसे करनी है पूरा गाइडलाइन में आपको दे दूंगा, बट ऑब्वियसली हाथ से रिटन प्रैक्टिस करवा तो नहीं सकता यहां बैठे बैठे, वो आपको खुद करनी होगी। तो ये थर्ड स्टेप हो गया रिप्रोड्यूस।
तो अगर कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने यूआरआर मॉडल पे काम कर लिया, बिलीव मी रिजल्ट्स इतने अमेजिंग होंगे, इतने अमेजिंग होंगे कि आपको मजा आ जाएगा। आप बोलोगे कि ऑडिट के अंदर 70 कहीं नहीं गया। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। पहले कॉन्सेप्ट पे यूआरआर मॉडल पे काम किया, अंडरस्टैंड किया, रिटेन किया, रिप्रोड्यूस किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे काम किया और फिर इंटरलिंकिंग पे काम किया। और ये जब तीनों अस्त्र शस्त्र मिल जाएंगे और हमारा सीपीआई मॉडल कामयाब हो जाएगा, ऑडिट के अंदर 70 मार्क्स इज नॉट अ वे। ऑडिट के अंदर 70 मार्क्स इज ए पॉसिबिलिटी। 70 भी पॉसिबल है, 80 भी पॉसिबल है। सीपीआई मॉडल को कामयाब बनाना है और हम लोग मिलकर बना के रहेंगे कामयाब। ठीक है, तो सिलेबस कैसा था हमारा, सिलेबस कैसा है हमारा, उसके बाद हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है और हमारा जो क्लास स्ट्रक्चर है वो कैसा रहने वाला है। अब उसके बाद आपको फॉलो करना है सर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अगर आप ये बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रिजल्ट्स एंड इट्स बेटर नॉट टू टेक द क्लासेस। पहला, फॉलो द सीक्वेंस गिवन। अपना ज्ञान मत लगाना। कुछ बच्चे अपना ज्ञान बहुत लगाते हैं, अरे सर ने ये चैप्टर पहला दिया तो क्या हुआ, मैं तो ना पहले जो सर ने लास्ट चैप्टर दिया ना पहले वो करूंगा। भाई अपना ज्ञान मत लगाना, अपना दिमाग छोड़ के आओ वहां पे। फॉलो द सीक्वेंस गिवन। अगर मैंने तुमको एक सीक्वेंस बना के दिया है तो अपने एक्सपीरियंस को यूज करके सोच समझ के दिया है, आप उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे। पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का एक फोल्डर दे रखा है, आप वो देखोगे। फिर आप कंपनी ऑडिट कारो एंड कंपनी अकाउंट्स देखोगे। फिर आप स्टैंडर्ड्स करोगे। जब स्टैंडर्ड्स करोगे तो याद रखना आपको 100% समझ नहीं आएगा। अभी बता रहा हूं आपको 100% समझ नहीं आएगा, आपको 80% समझ आएगा। कोई बात नहीं, जो 80% समझ आ रहा है वो समझ लेना और फिर अदर चैप्टर्स कर लेना। जब अदर चैप्टर्स करोगे तब जाके जो स्टैंडर्ड्स का बचा हुआ हिस्सा है वो भी समझ आ जाएगा। दूसरी चीज, फॉलो द आफ्टर क्लास इंस्ट्रक्शन। क्लासेस के बाद आपको मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं कि अब क्या करना है, अब कैसे पढ़ना है। हमारा जो जर्नी है वो सिर्फ यहां नहीं है कि क्लास किया आपने, क्लास खत्म किया और बस आप अपने घर में अपने घर। नहीं, हमारा जो जर्नी है ना साथ में वो एग्जाम हॉल तक है। एग्जाम हॉल तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। अगर तुम मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो ना, मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े हो ना, तो याद रखना एग्जाम हॉल तक पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। एग्जाम हॉल तक इंस्ट्रक्शन मिलता है तुमको क्या करना है। एग्जाम से पहले भी मेरा वीडियो आता है, एग्जाम वाले दिन भी मेरा वीडियो आता है। मेरे टेलीग्राम चैनल में डेली मैसेज डालता हूं मैं, मेरे यूट्यूब चैनल में रेगुलर वीडियोस डालता हूं मैं, बताते रहता हूं क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीजें फॉलो करनी है, मेरे साथ जुड़ा रहना टिल द एग्जाम्स अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। सिर्फ क्लासेस लेके घर नहीं चले जाना, राइट, वरना आपको जो फीस है ना वो बर्बाद हो जाएगा। तीसरी चीज है हैव फेथ। याद रखना, एक डॉक्टर की दवा भी असर नहीं करती है अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर का दवा भी तब भरोसा करता है अगर आपको विश्वास है कि इस डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आपको ये विश्वास नहीं है ना तो डॉक्टर का दवा भी किसी काम का नहीं है, राइट। तो हैव फेथ। अगर आपने मुझे अपना फ्रेंड, अपना मेंटर, अपना कोच चूज किया है, मेरे क्लासेस पर भरोसा दिखाया है, हैव फेथ। 10 जन से पूछोगे 10 अलग अलग बातें निकलेंगी, राइट। हैव फेथ। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके 70+ मार्क्स आए हैं, राइट। मोर देन 500 स्टूडेंट्स टिल डेट सीए फाइनल के अंदर 60+ मार्क्स आए हैं। ऐसे ही नहीं आ गए भैया, सबने फेथ एक्सरसाइज किया है। आपको भी फेथ एक्सरसाइज करना है, आपके भी आएंगे 60 नहीं 70 भी आएंगे, लेकिन हैव फेथ। ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर आपको मुझ पर भरोसा दिखाना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भरोसा दिखाना है, क्लासेस खत्म होने से लेकर एग्जाम हॉल जाने तक भरोसा दिखाना है। स्टे कनेक्टेड विथ मी इन माई टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल सीए सानिध्य सराफ। सीए सानिध्य सराफ करके टेलीग्राम चैनल है, लॉ एंड ऑडिट पाठशाला करके सीए सानिध्य सराफ करके यूट्यूब चैनल है, एंड लॉ एंड ऑडिट पाठशाला करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। स्टे कनेक्टेड देयर। इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि सोच नहीं सकते, तुम्हारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ जनरल कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूं तुमको कि अगर कभी भी कोई इश्यू हो तो आपको कहां कॉन्टैक्ट करना है, किस चीज के लिए कॉन्टैक्ट करना है। बिकॉज वरना स्टूडेंट ना भटकते रहता है, यहां फोन करा उसने उसका नंबर दे दिया, वहां फोन करा उसने उसका नंबर दे दिया। आपको सर्विस जो है इंस्टेंट मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए। तो आपको जो नंबर्स दे रहा हूं वहीं कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कोई भी एडमिन रिलेटेड इश्यूज है, एडमिन रिलेटेड मतलब अरे सर वो कुरियर का ट्रैकिंग आईडी चाहिए था, अरे सर वो डिस्पैच डेट इतना बोला हुआ था अभी तक डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा मेरे को पता लगाना है, अरे मेरे को जो किताब मिला उसमें एक पेज फटा हुआ था। ऐसा कोई भी एडमिन रिलेटेड इश्यूज होता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं बट होता है तो यार, तो उसका जो फोन नंबर दिया हुआ है दैट इज 6901955055/56। और आप मेल कर सकते हो साथ में auditsaga@gmail.com के अंदर, अगर किसी भी रीजन से फोन वगैरह नहीं लग पा रहा।
अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ जाती है क्लासेस चलाते वक्त, प्लीज नोट डाउन करके रख लीजिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता होता। कभी आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी आ गया, कभी कोई टेक्निकल इश्यू आ गया क्लासेस देखते वक्त, यू आर फेसिंग एनी टेक्निकल इश्यू, कोई क्लासेस चलने में दिक्कत आ रही है, आप मेल करना है आपको। यहाँ पे फोन नंबर नहीं है टेक्निकल नंबर टीम का, आपको मेल आईडी दे रहा हूँ मैं, राइट, बिकॉज टेक्निकल इश्यूज में क्या होता है कि यार एक एक बच्चे का केस समझ के सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप मेल करोगे auditsagasuolution@gmail.com, auditsagasuolution@gmail.com। 24 घंटे के अंदर आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा, हमारी टीम खुद कॉल करेगी, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगी। और अगर आपको कोई भी एकेडमिक रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, ऑडिट लॉ में कोई रही है, ऑडिट लॉ में गाइडेंस चाहिए, ओवरऑल सी इंटर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने स्पेसिफाई कर दिया, व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल करोगे मैं नहीं उठाऊंगा, व्हाट्सएप कर सकते हो at 7838061193। किस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे? 7838061193। आप क्या कर सकते हो सर? इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टोटल ऑडिट के अंदर आपको टाइम कितना देना है आपको मैं बता दूं, मेरे साथ 80 आवर्स क्लासेस में देना है। 80 आवर्स कितना देना है? क्लासेस में देना है। 80 आवर्स अगर आप क्लासेस में दे रहे हो तो मान लीजिए जितना टाइम क्लासेस में देना होता है ना, उसका डबल टाइम सेल्फ स्टडी को देना होता है। 160 आवर्स सेल्फ स्टडी को देना है। और जिस तरीके से मैं आपको ऑडिट पढ़ने बताऊंगा आफ्टर द क्लासेस, 160 आवर्स के अंदर आप 3 बार रिवाइज कर सकते हो, 3 टाइम्स रिवीजन कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको वॉइस क्लिप डेली सुनते जाना है, डेली सुनते जाना है, डेली सुनते जाना है। वो कांस्टेंट है, वो मतलब एक अलग सा टाइम है कि पहले आप फोन में बात करते थे, वो वॉइस क्लिप सुन रहे हो, और वॉइस क्लिप अलग से सुनते जाना है डेली आधा घंटा। तो वो अपने आप आपका 10-12 बार रिवीजन करा देगा, अपने आप 10-12 बार रिवीजन करा देगा। आपको पता चलेगा एग्जाम तक आप खुद काउंट नहीं कर पा रहे हो कि कितनी बार रिवीजन हो गया। ऐसा होता है सही है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, सीए फाइनल के अंदर अक्सर होता है। और 1.5 डेज के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका भी प्रॉपर प्लान आपको एग्जाम से पहले मेरी तरफ से मिल जाता है, हाउ टू रिवाइज इन 1.5 डेज। कंसाइज नोट्स अवेलेबल है, वॉइस क्लिप अवेलेबल है, आप पहले 10 बार सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आना। तो इफ यू आर रेडी टू परफॉर्म, right, if you are ready to follow this model, if you are ready to exercise faith in your mentor, if you are ready to follow the CPI model, and if you are ready to follow the URR model in case of concepts, believe me, audit and assurance के अंदर 70 दूर नहीं है। कहते हैं ना दिल्ली दूर नहीं है मेरे दोस्त, तो audit and assurance के अंदर 70 मार्क्स दूर नहीं है। 70 मार्क्स जरूर आएंगे, 70 मार्क्स हम मिल के अचीव करेंगे। एक चीज और समझ लेना कि ये जो ऑडिट एंड एश्योरेंस का सब्जेक्ट है ना केवल एग्जाम में पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास दैट ऑडिट एंड एश्योरेंस आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, 100 मार्क इंटर में आ रहा है और 100 मार्क्स सीए फाइनल में आ रहा है। 200 मार्क्स का आपको ऑडिट एंड एश्योरेंस का वेटेज मिल रहा है, और इंटर में ऑडिट एश्योरेंस अच्छे से हो गया ना तो फाइनल में भी कल्याण हो गया तुम्हारा, याद रखना। खास करके हम लोग जो ऑडिट एंड एश्योरेंस इंटर में पढ़ने वाले हैं ना, एज इट इज 50 मार्क्स का तुम सीए फाइनल का पेपर भी लिख लोगे अगर तुमने मेरे से ऑडिट एंड एश्योरेंस अच्छे से कर लिया। चाहो तो फाइनल का पेपर सॉल्व करके देख लेना आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लासेस। और अगर ऑडिट एंड एश्योरेंस में इंटर में तुमने गोली मार दी ना तो फाइनल में भी हमेशा तकलीफ में रहोगे। इंटर में भी स्ट्रगल करोगे मार्क्स अच्छे से सिक्योर करने के लिए, फाइनल में भी स्ट्रगल करोगे। तो इंटर में अच्छे से हो गया मतलब फाइनल में भी अच्छे से हो गया। तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारा नाम ही क्या है, ऑडिटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मेन काम क्या है? ऑडिट करना। आप देखो इंटर के अंदर भी ऑडिट है, आर्टिकलशिप में भी ऑडिट करने वाले हो, सीए फाइनल्स के अंदर भी आप ऑडिट पढ़ने वाले हो, सीए बनने के बाद भी मोस्ट लाइकली आप कहीं ना कहीं ऑडिट करने वाले हो, चाहे आप जॉब्स में हो चाहे आप प्रैक्टिस में हो। तो ऑडिट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, है ना। बाकी डिटेल में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज वाई ये जो सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस, ना केवल आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्लासेस है ना बहुत अच्छे से देखना यार, शिद्दत के साथ देखना, डेडिकेशन के साथ देखना, मजा आने वाला है। वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट इन दिस जर्नी। ऑडिट एंड एश्योरेंस को बोरिंग बना के नहीं पढ़ेंगे, मजा करके पढ़ेंगे, एंजॉय करके पढ़ेंगे। और साथ में मुझे आपका भी कमिटमेंट चाहिए। आई एम गोइंग टू गिव माई 200% कमिटमेंट फॉर यू एंड आई नीड योर 200% कमिटमेंट एज वेल, राइट। तो रेडी हो ना कमिटमेंट देने के लिए? व्हाट्सअप कर दोगे आप मुझे 7838061193 में कि सर मैं आपकी ऑडिट की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं एंड आई एम रेडी टू गिव माय 200% कमिटमेंट एंड आई एम गोइंग टू गेट 70 मार्क्स इन ऑडिट। ठीक है ना? तो व्हाट्सएप का वेट करूंगा मैं आपका। एंड अगेन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस विद डेडिकेशन।